क्या यूनाइटेड नेशन के प्रपोज्ड रिफॉर्म में भारत समेत अन्य देशों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल तो किया जाएगा, लेकिन उन्हें परमानेंट मेंबरशिप नहीं प्रदान की जाएगी? क्योंकि इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल एंड रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं और एक्सपर्ट जो यूनाइटेड नेशन पर गहरी नज़र रखते हैं, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आने वाले समय में परमानेंट मेंबरशिप में तो विस्तार हो सकता है, लेकिन जिन भी देशों को परमानेंट मेंबरशिप प्राप्त होगी उन्हें वीटो पावर नहीं मिलेगी। आखिर वह क्या कारण है जिसके चलते इन नए परमानेंट मेंबरशिप वाले देशों को वीटो पावर क्यों नहीं दी जाएगी? और अगर ऐसा वास्तव में सत्य है तो क्या भारत को विदाउट वीटो पावर परमानेंट मेंबरशिप स्वीकार करना चाहिए? और क्या ऐसी स्थिति में भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर पाएगा? और क्या भारत की उभरती हुई जो वैश्विक छवि है, उस पृष्ठभूमि में क्या भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभा पाएगा? इस वीडियो में हम इस विषय से जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करके भारत के लिए क्या उचित होगा, ये समझने का प्रयास करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मैं एक सीरीज़ जो हूँ जीएस पेपर 4 जो कि एथिक्स का है, यूपीएससी और यूपी पीसीएस का, उस पर एक सीरीज़ लेकर के मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो P5 हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो कि यूनाइटेड नेशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो नहीं चाहते हैं कि P5 के जो मेंबर्स हैं, यानी जो परमानेंट मेंबर्स हैं 5, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना, उनकी संख्या में कोई वृद्धि की जाए। और उनमें से अधिकतर का मानना है कि हम किसी एक देश का समर्थन करते हैं, किसी दूसरे देश के कैंडिडेट, कोई दूसरा देश दूसरे देश के कैंडिडेचर को सपोर्ट करता है, लेकिन उन सब को ये एक मतैक है, उनके अंदर यूनानिमस कंसेंसस है कि हम अपना जो उनका एक एलीट क्लास है उसको डाइल्यूट नहीं होने देंगे। और हाँ, कई देश हैं जो ये समझते हैं कि हमारे साथ इस एक पर्टिकुलर देश ने समर्थन किया या एक से अधिक P5 ने हमारा समर्थन किया है, जिसके चलते जब इंडोर्समेंट होगा इस क्लब का तो उसमें हम शामिल हो जाएंगे। लेकिन इससे जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण समीकरण हैं, उसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ सपोर्ट फॉर इंडियाज कैंडिडेचर नीड टू बी टेकन विद ए फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट। कि ये हमें समझना चाहिए कि उनकी सटकता के बारे में, क्योंकि जो सपोर्ट करते हैं, अभी हाल में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जो है भारत का सपोर्ट किया है, इसी तरीके से जो बिडेन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है उन्होंने सपोर्ट किया है, पुतिन का सपोर्ट रहा है, लेकिन सटीकता के बारे में हमें संदेह हमेशा रहा है। और जो इसकी जटिलताएं हैं, इंट्रिकेसीज ऑफ मेंबरशिप है, उसको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि जो 4 डिक्लेयर्ड कैंडिडेट्स हैं परमानेंट मेंबरशिप के लिए, उनमें सबसे प्रमुख इंडिया, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी है, जिन्हें कि G4 कहा जाता है। हालांकि अगर हम देखें तो अफ्रीका और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन वो क्षेत्र हैं जिनको अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट कैटेगरी में कोई भी रिप्रेजेंटेशन हासिल नहीं है इस भूभाग को। फिर अफ्रीका का जो क्लेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अफ्रीका 2 परमानेंट सीट के लिए क्लेम कर रहा है। हालांकि उसके लिए एक सपोर्ट भी है, लेकिन अभी अफ्रीका ने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये 2 कंट्रीज कौन हो सकती हैं। एक कंट्री निश्चित रूप से माना जा सकता है कि ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका है, दूसरा कंट्री इजिप्ट हो सकता है, लेकिन अभी कोई इनमें कंसेंसस नहीं आया है कि अफ्रीका से 2 कंट्री कौन सी होंगी। जहां तक भारत की बात है तो भारत पाकिस्तान के विरोध को कोई महत्व नहीं देता है, पाकिस्तान का आज वो स्तर भी नहीं है, लेकिन चाइना भारत के कैंडिडेचर को निश्चित रूप से वहां पर एक ऑब्स्टेकल के रूप में आ सकता है। और एक चीज और ध्यान देने की है कि चाइना कभी भी जापान का सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे जो डिप्लोमेटिक इक्वेशंस होनी चाहिए वो चाइना के साथ इस तरीके से होनी चाहिए कि जब भी यूनाइटेड नेशन का इनलार्जमेंट हो तो हम आज चाइना के साथ इस तरीके की इक्वेशन को सेटल डाउन कर सकें, ताकि भारत के कैंडिडेचर पर कोई प्रश्न न आने पाए। जहां तक ब्राजील की बात है तो ब्राजील एक ब्रिक के साथ साथ एक बड़ा देश है, तेजी से उभरती हुई इकनॉमी भी है, लेकिन ब्राजील के अपने रीजनल अपोनेंट्स हैं और क्लेमेंट्स हैं। अर्जेंटीना जो है ब्राजील का विरोध करता है। ऐसी अगर जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी के विरोध में इटली खड़ा हो जाता है। और इटली का तो बहुत ही एक फनी आर्गूमेंट है कि जब जापान और जर्मनी जो कि एक्सिस कंट्रीज रहे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब उनका क्लेम बनता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबरशिप के लिए, तो फिर इटली को क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है?
तो ये एक इम्पॉर्टेंट उनका फनी जो है एनालिसिस है। लेकिन इस तरीके से जर्मनी का भी जो है अपोज कहीं ना कहीं यूरोप के अंदर इटली कर रहा है, और इटली जो है G7 का भी सदस्य है। फिर अगर हम देखें तो इंडिया की जहां तक बात करी जाए तो इंडिया को यूनिवर्सल सपोर्ट है, और इंडिया के लिए देयर इज नो वे दैट इंडिया अलोन कैन बी इलेक्टेड। लेकिन एक चीज ध्यान रखें कि भारत को तो अकेले खाली इलेक्ट नहीं किया जाएगा। जब भी यूनाइटेड नेशन चार्टर में परिवर्तन लाया जाएगा, चेंज किया जाएगा, अमेंडमेंट आएगा, तो निश्चित रूप से उसमें कई देशों को शामिल किया जाएगा। कई जो अनप्रेजेंट रिप्रेजेंटेड क्षेत्र हैं, रीजन्स हैं, उनको भी उसमें जगह दी जाएगी। भारत का अकेले खाली चयन नहीं होना है, चुनाव नहीं होना है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इन ग्रुप्स के साथ भी भारत को अपना एक इक्वेशन बना के रखना है, ताकि ये सारी जो उनके जो रीजनल इक्वेशंस हैं उनको भी सेटल डाउन किया जाए, ताकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परिवर्तन आने जा रहा है, जो अमेंडमेंट होना है, जो उसका इन्लॉन्जमेंट होना है, वो इन्लॉन्जमेंट के पर समस्याएं कम से कम रहें। लेकिन एक बड़ा डिबेट चल रहा है जिस पर हमने भी बात करी है कि ये मेंबरशिप जो दी जाएगी, परमानेंट मेंबरशिप, वो जो है विदाउट राइट ऑफ वीटो होगी। और ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या ऐसी स्थिति में इन देशों को परमानेंट मेंबरशिप को स्वीकार करना चाहिए, क्या भारत को परमानेंट मेंबरशिप को स्वीकार करना चाहिए। और जहां तक जो P5 हैं उनमें किसी भी तरह की कोई अस्पष्टता नहीं है इस विषय को लेकर। वो सभी इस बात पर यूनानिमस है कि निश्चित रूप से परमानेंट मेंबरशिप बढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन ये परमानेंट मेंबरशिप जो है विदाउट वीटो पावर होनी चाहिए। और P5 का जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल क्लियर है कि वीटो पावर जो है किसी भी नए परमानेंट मेंबर को नहीं दिया जाना चाहिए। और जहां न केवल P5 की बात है, बल्कि जो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के जो देश हैं, उन अधिकतर देशों का मानना है क्योंकि जब मेंबरशिप बढ़ाई जाएगी और चार्टर में परिवर्तन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा, तो उसमें 2/3 वोट की आवश्यकता होगी। और उनमें से अधिकतर देशों का मानना है कि जो भी विस्तार होगा उसमें वीटो पावर जो है नहीं दी जाए। तो ये एक बड़ा प्रश्न उभर करके सामने आ रहा है। फिर इस पर एक कंसिडरेबल जो है अनहैप्पीनेस है यूनाइटेड नेशन के अंदर भी, जैसे कि मैंने भी बताया। और फिर ये डिबेट चल ही रही है कि इन देशों को लाया जाए लेकिन इसमें परमानेंट मेंबरशिप ना हो। हाँ, और इसके पीछे कारण है क्योंकि जिस तरीके से रशिया ने पिछले 75 वर्ष जब से ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया है, 77 ईयर्स में सर्वाधिक 120 बार लगभग वीटो पावर का प्रयोग किया है। इसी तरीके से वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, हालांकि वो रशिया को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उन्होंने भी इजराइल के पक्ष में वीटो पावर का प्रयोग किया है पैलेस्टीनियन क्वेश्चन के ऊपर। इसी तरीके से उन्होंने साउथ अफ्रीका के अपार्थाइड जो रिजीम थी उसके प्रश्न पर वीटो पावर का प्रयोग किया है। तो कोई भी इसमें संत नहीं है जिन्होंने वीटो पावर का दुरुपयोग ना किया हो। और यहाँ पर इंडिया को बहुत ही सावधान और चौकन्ना रहने की आवश्यकता है वीटो पावर के संदर्भ में, क्योंकि रशिया भारत को बेल आउट करेगा कश्मीर के इशू पर आने वाले समय में, ये देखने वाली अब बात होगी। क्योंकि पूर्व में तो अगर देखा जाए तो रशिया ने कश्मीर के इशू पर या जब भी भारत को आवश्यकता हुई वीटो की, तो रशिया ने भारत के पक्ष में वीटो का प्रयोग किया है। 1971 की जो इंडो पाकिस्तान वार थी, जिसमें बांग्लादेश के लिबरेशन के प्रश्न के ऊपर जो रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशन में आया था, उस पर भी रशिया ने भारत के पक्ष में वीटो को प्रयोग किया है। लेकिन जो आने वाला समय है, हम इस पॉसिबिलिटी को नहीं अस्वीकार कर सकते हैं, रूल आउट कर सकते हैं कि जब कभी भी सिक्योरिटी काउंसिल में फ्यूचर में कश्मीर का विषय आ सकता है, तो उस पर वीटो की अगर आवश्यकता होगी तो फिर वो भारत के पक्ष में क्या रशिया फिर एक बार भारत को हेल्प आउट करेगा। हम इसको पूरी तरीके से रूल आउट भी नहीं करते हैं, खारिज भी नहीं करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हम पूरी तरीके से इस पर एक भरोसा भी नहीं रख सकते हैं। और जहां तक बात रही ब्रिटेन और अमेरिका की, तो ये मानना भी मुझे लगता है कि इस पर हम पूरी तरीके से रिलाई नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के विरुद्ध ये जो है निगेटिव वोट जो है वीटो पावर का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के चाइना को अगर हम देखें तो चाइना जिस प्रकार से ब्लॉक कर रहा है इंडिया के एफर्ट को, विशेष करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो उनको सैंक्शन लिस्ट में नहीं आने दे रहा है। तो चाइना की जो हॉस्टिलिटी है इंडिया के प्रति, वो भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसको भी कंसीडर किया जाना चाहिए। और इसलिए भारत के लिए परमानेंट मेंबरशिप विदाउट वीटो पावर ये एक बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है और इस पर निश्चित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। और ऐसी ही स्थिति में जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन है कि इंडिया को अगर परमानेंट मेंबरशिप मिलती है और विदाउट वीटो पावर मिलती है,
तो भारत को तब भी जो है भारत को ये परमानेंट मेंबरशिप स्वीकार नहीं करनी चाहिए और भारत को अस्वीकार कर देना चाहिए और सेकंड क्लास स्टेटस पर किसी भी सीमा पर स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन एक दूसरा लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू भी है और उनका ये मानना है कि निश्चित रूप से अगर परमानेंट मेंबरशिप भारत को ऑब्टेन होती है और विदाउट वीटो पावर होती है तो हमको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए और आगे हमें निरंतर वीटो पावर के लिए प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि हम इवन परमानेंट मेंबरशिप के तौर पर भी हम विदाउट वीटो पावर होते हुए भी अपने जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसको ट्रिमेंडसली जो है हेल्पफुल कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को और साथ ही साथ इंटरनेशनली अपने कैंडिडेचर को और भारत का जो स्टेचर है उसको बढ़ा सकते हैं और ये हमारे लिए लाभदायक होगा। आप कमेंट के माध्यम से अपने ओपिनियन रख सकते हैं कि भारत को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, क्या विदाउट वीटो पावर भारत को परमानेंट मेंबरशिप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्वीकार करनी चाहिए या अस्वीकार कर देनी चाहिए। थैंक यू सो मच।